भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, ये जो भाग 4 में बातें कही गई हैं, ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक जितनी बातें कही गई हैं वो किसी राज्य के बारे में कही गई है। समझ पा रहे हो, किसी पर्सन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कही गई। अब राज्य वो संस्था भी हो सकती है या स्टेट भी हो सकता है। ठीक है, तो भाग 4 में जो बातें कही गई है वो किसी राज्य के लिए कही गई है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कही गई है। लेकिन जो भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकार हैं, आपके फंडामेंटल राइट हैं, वो विशेष व्यक्ति पे क्या होते हैं, लागू होते हैं। अगर कोई आपसे मौलिक अधिकार आपके छीनता है तो उसकी रक्षा कौन करेगा, न्यायालय करेगा। कौन करेगा, न्यायालय। अगर कोई जो भी, जैसे उसमें लिखा है ना, मान लो भाग 19 है, भाग 19 में कितनी तरह की स्वतंत्रताएं हैं, 6 तरह की स्वतंत्रताएं। अगर उनमें से किसी का हनन होता है तो आप कहां चैलेंज कर सकते हो, कोर्ट में जाके। अनुच्छेद 32 के तहत आप मौलिक अधिकार के तहत मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट में जाना होगा अनुच्छेद 226। समझ में आई बात। तो मौलिक अधिकार का हनन होने पे या मौलिक अधिकार को न मानने पे आप उसको चैलेंज कर सकते हो, उस पर्सन को या उस राज्य को जो भी मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है उसको चैलेंज कर सकते हो, कहां पे, कोर्ट में। लेकिन अगर डीपीएसपी का मतलब होता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग 4 में जो बातें कही गई हैं, अगर कोई राज्य इन बातों को नहीं मानता है तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं करोगे। ये भाग 4 में ऐसी बातें लिखी गई हैं कि अगर कोई राज्य इन बातों को मानेगा तो वो एक कल्याणकारी राज्य बनेगा, उस राज्य की जनता फलेगी फूलेगी। ठीक है, सभी लोग क्या रहेंगे, समान रहेंगे, खुश रहेंगे। आई बात समझ में। तो सबसे पहले तो याद रखना कि भाग 4 में जो बातें कही गई है वो एक निर्देश है। राज्य माने तो बहुत अच्छा, न माने तो जो हो रहा है सो हो ही लिया है। ठीक है, बात समझ में आई। हाँ, तो भाग 4 में 36 से लेके 51 तक हम कहना चाहते हैं कि भाग 4 में जो बातें लिखी है उसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो नहीं, लेकिन भाग 3 में जो बातें लिखी है उसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। बात समझ आई। मौलिक अधिकार का हनन होने के बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कौन अनुच्छेद कहा था, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 32। अगर सुप्रीम कोर्ट दूर है, माना तो तमिलनाडु में रहता हो, अब तो दिल्ली आवे जाने में दिक्कत हुई तो तू कहा कि एक काम कर दे, हाई कोर्ट में अपील करो। तो आर्टिकल 226 यानी अनुच्छेद 226 आपको पावर देता है कि आपके मौलिक अधिकार का हनन होने पर आर्टिकल 226 के सहारे आप कहां, हाई कोर्ट में जा सकते हो कि साहब भाग 3 खत्म कर देना कुल हमारे ऊपर से। ठीक है, और मौलिक अधिकार कौन से अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो जीवन जीने के लिए जिन अधिकारों का होना जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जिन अधिकारों का रहना जरूरी है, वो अधिकार कौन से अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है, जन्म से ही कोई बच्चा अगर जन्म लेता है उसी समय से उसके ऊपर भाग 3 अप्लाई होने लगता है। ठीक है ना, कब तो 5 साल का ना हुआ तो मारा पटक के, ऐसा नहीं है। समझ में आई बात। तो जन्म से ही मौलिक अधिकार लागू हो जाता है। मौलिक अधिकार को रोक सकता है, प्रतिबंधित कर सकता है कौन, प्रतिबंधित नहीं, सस्पेंड कर सकता है कौन, निलंबित कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। लेकिन प्रतिबंधित कौन कर सकता है, संसद। आई बात समझ में। तो भाग 3 हम पढ़ चुके थे, अब पढ़ना है क्या, भाग 4। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, किसी राज्य को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अगर कोई राज्य ऐसे करेगा तो वो राज्य कल्याणकारी होगा, वहां के लोग हमेशा क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे ना। तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, अगर कोई राज्य इन बातों को नहीं मानता है तो उसको लेके आप कोर्ट में नहीं जाओगे तो जज बोलेगा हम क्या करें भैया, इसमें पहले ही लिखा हुआ है अनुच्छेद में कि ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो शुरू करें कहानी। तो अनुच्छेद 36 ये क्या बोलता है, अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा। क्या है, राज्य की परिभाषा। और ये राज्य की परिभाषा कुछ अलग नहीं है, ये राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 में थी। किसमें थी, अनुच्छेद 12 में थी। तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। ये राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद किसमें थी, 12 में थी। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई थी ना। अच्छा, अनुच्छेद 36 ये कहता है, अनुच्छेद कहता है 37, अनुच्छेद 37 क्या कहता है,
अनुच्छेद 37 वही बात कहता है कि जो डीपीएसपी है यानी राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये वाद योग्य नहीं है। कोई अगर स्टेट इन चीजों को फॉलो नहीं करता है तो आप उसको लेके न्यायालय वगैरह में अपील नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो स्टेट के ऊपर है, स्टेट माने चाहे न माने, स्टेट माने चाहे न माने। तो यानी जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, इसका फुल फॉर्म होगा ना डीपीएसपी। ये डीपीएसपी वाद योग्य, हाँ वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, यानी इनको कोर्ट में चैलेंज आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए केटी शाह ने क्या कहा था, एक कथन है, केटी शाह ने कहा था कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसे जब मन करे तब भुगतान करे। डीपीएसपी ऐसा चेक है जिसे बैंक जब अपनी मर्जी से चाहे क्या करेगा, भुगतान करेगा। बैंक अपनी मर्जी से भुगतान करेगा, मर्जी से क्या करेगा, भुगतान करेगा। ये ऐसा चेक है। ये किसने कहा था, केटी शाह ने। केटी शाह ने कहा था कि डीपीएसपी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये उस चेक के समान है जिसे बैंक जब दिल चाहे तब भुगतान करेगा, नहीं तो अपने पास ही रखेगा, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके बारे में ये कहा था कि राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए डीपीएसपी होना क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कोई राज्य लागू करे, समझ पा रहे हो बात को, लेकिन भाग 3 तो लागू होगा ना। अब आता है अनुच्छेद 38, क्या आता है 38, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या कहता है, राज्य अपनी नीति बनाते हैं, हाँ राज्य अगर अपनी कोई नीति बनाएगा तो जनता का कल्याण का ध्यान रखेगा, यानी राज्य अपनी नीति बनाते वक्त, अपनी नीति बनाते समय लोग, हाँ वक्त या बनाते समय लोक कल्याणकारी राज्य का ध्यान रखेगा, ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य का ध्यान रखेगा, ठीक है, ध्यान रखेगा। तो बात समझो, अनुच्छेद 36 से कहता है राज्य की परिभाषा, जो अनुच्छेद 12 में दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 12 में क्या है राज्य की परिभाषा, राज्य की जो सरकार के अधीन हो, ऐसी कोई भी संस्था जो सरकार के अधीन हो और जनता के प्रति क्या हो, जवाबदेह हो। शॉर्ट में यही जानो, ठीक है, बहुत कुछ है इसमें तो, लेकिन अनुच्छेद 36 में ये समझो बस, जो अनुच्छेद 12 में कहा गया वही राज्य की परिभाषा दी गई है, यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं है। 37 में कहा गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी जिन्हें डीपीएसपी कहते हैं, वो वाद योग्य, प्रवर्तनीय योग्य नहीं है, यानी इनको कोर्ट वगैरह में आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। अनुच्छेद 38 ये कहता है कि राज्य अपनी कोई भी नीति बनाएगा, कोई भी पॉलिसी बनाएगा, ठीक है, वो किसका ध्यान रखेगा, लोक कल्याणकारी राज्य का ध्यान है, लोगों के हित का ध्यान रखेगा। किसका ध्यान रखेगा, लोगों के हित का ध्यान रखेगा। समझ में आई बात, हाँ। कोई भी नीति, कोई भी पॉलिसी बनाओगे तो लोगों के हित का आप ध्यान रखोगे, ये अनुच्छेद 38 कहता है। इतना लिखो, देखें चला, एक फायदा तो वो था। अब आ जाओ कौन सा, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद क्या है, 39। अनुच्छेद आ गया 39। अनुच्छेद 39 से कहता है समान काम का समान वेतन, महिला और पुरुष के लिए समान कार्य का समान वेतन, समान कार्य का समान वेतन देगा कौन, राज्य। किसको, मेल और फीमेल दोनों को, मेल और फीमेल दोनों को राज्य क्या करेगा, समान काम का समान वेतन देगा, ठीक है। जैसे स्कूल वगैरह, मान लो स्कूल भी क्या है, एक राज्य है ना, राज्य की परिभाषा के अंदर आएगा ना वो भी। मान लो जैसे कोई स्कूल है या कोई संस्था है, वहां पे महिला और पुरुष दोनों काम कर रहे हैं ना, तो वहां पे जितनी महिला की तनख्वाह है और जितनी पुरुष की तनख्वाह है उतनी महिला की तनख्वाह भी रखनी चाहिए, राज्य ऐसा निर्देश देता है। अगर मान लो ऐसा नहीं है, मैडम जी की तनख्वाह कम है, सर जी की तनख्वाह ज्यादा, तो क्या मैडम जी सुप्रीम कोर्ट में चाहिए, हाई कोर्ट में चाहिए ना, वहां चाहिए तो वकील है पहले समझा दे कि देखो, वो जाएंगी कहेंगे अनुच्छेद 39 में लिखा हुआ है समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। जो टीचर्स हैं, मेल हैं, उनकी तनख्वाह 50,000 है और हमारी तनख्वाह 5200 है। तो हम इस चीज को लेके आए हैं कोर्ट में, हमें न्याय चाहिए क्योंकि ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 39 में समान काम का समान वेतन मिलेगा महिला और पुरुष दोनों को। तो वकील कहेगा देखिए वो जो अनुच्छेद 39 है ना, वो किसमें है, भाग 4 में है। तो अब हम क्या करें कि भाग 4 का जो आप पढ़ोगे ना, 36, 37 में जब पढ़ोगे तो 37 में क्या लिखा हुआ है आप पढ़ना, तो वो तुरंत गूगल करेंगे, 37 में लिखा रहेगा कि जो डीपीएसपी में जितनी बातें कही गई हैं
वो उन बातों को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। उसका मन करेगा, राज्य का मन करेगा तो उस बात को मानेगा, ना मन करे तो वोट बदलेगा कि भैया हम लायक ना है, हम 5200 दे पाए, बहुत कर दीपावली पर एक डिब्बा मिठाई देते, ऐसे वैसे समझ आई बात। हाँ, इसीलिए केटी शाह ने क्या कहा कि भैया डीपीएसपी एक ऐसा चेक है, बैंक जब मन करी तब भुगतान करी होकर, नहीं तो रख ले रही अपने पास। समझ पा रहे हो? तो इसमें जो जो बातें कही गई हैं, अगर राज्य उस चीजों को मानेगा तो भाई अच्छा कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। ठीक है, चाहे वो कोई संस्था हो, मतलब राज्य की परिभाषा के अंदर जो भी आता है। अगर इन चीजों को राज्य नहीं मानेगा तो जो हो रहा है वो तो वही है। समझ में आई बात? हाँ, तो अनुच्छेद जो भाग 3 है, अगर भाग 3 के अंदर अगर कोई भी अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ तब जाओगे आप कोर्ट में, तुरंत सुनवाई होगी। अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 32 ये आपको पावर देता है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाओ, और अनुच्छेद 26 से बोलता है डायरेक्ट कहां जाओ आप? हाई कोर्ट में। किस मामले को लेके? मौलिक अधिकार छीने गए उन मामलों को लेके। ई ना कि डीपीएसपी वाला मामला लेके चल रही कि जेल लेके भाड़ा तो आ रहा है, फालतू खर्चा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अनुच्छेद 39 से कहता है समान काम का समान वेतन देना चाहिए मेल और फीमेल को। अनुच्छेद 39 का ए, अनुच्छेद 39 का ए क्या कहता है? अनुच्छेद 39 का ए क्या कहता है? निःशुल्क विधिक। हाँ, अनुच्छेद 39 का ए कहता है कि निःशुल्क विधिक सहायता, राज्य चाहे तो निःशुल्क विधिक सहायता भी दे सकता है। जैसे निःशुल्क विधिक सहायता, राज्य चाहे तो निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान कर सकता है। जैसे मान लो, जैसे न्यायालय कोर्ट ही है, वो क्या है? राज्य की परिभाषा के अंदर नहीं आएगा, आएगा ना, वो भी सरकार के अधीन है, लोगों के प्रति जवाबदेह है। यही चेक करने का तरीका था ऐसा। तो जो निःशुल्क विधिक सहायता, अगर मान लो जैसे कोई कोर्ट में ही आप गए, आप जैसे गए मान लो, और आपके पास पैसे ही नहीं है कि आप कोई वकील करो, आपका मान लो कोई मामला फंस गया, जमीन का मामला है, कोई भी मामला है, आप चैलेंज में वहां गए, क्या कहते हैं, न्यायालय में गए, और न्यायालय में जाने के बाद आपके पास इतने पैसे ही नहीं है कि आप वकील रखो, तो वहां के जो जज हैं वो चाहेंगे, क्योंकि वो जो न्यायालय है वो भी क्या है अपने आप में एक राज्य है, तो वो जज चाहेंगे तो आपको एक सरकारी वकील दे सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। और ना दिए तो अड़िएवा ना हो जाए, जानना होगा लिखल 39 के में निःशुल्क विधिक सहायता, बोले तो देने का, ऐसा नहीं होगा, उनकी मर्जी है, राज्य दे या ना दे, दे तो दुहाई सरकार, ना दे तो गई सरकार। समझ में आई बात? हाँ, निःशुल्क विधिक सहायता समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये सब जो 36 से 51 तक है ना, केटी से आगे याद रखिए, 36 से 51 तक ये सब चेक अब बैंक मन करी तो बाजारी, ना मन करी तो परल लग जाएगी। समझ में आई बात? अब देखो यहाँ पे अनुच्छेद 40, अनुच्छेद बाबू, ये जो अनुच्छेद 40 है ना, देखो ये क्या है, इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत के बारे में क्या कहा गया है? ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए राज्य को। क्या करना चाहिए? ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए। ये किसका आइडिया था पता है? ये गांधी जी का आइडिया है। ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए राज्यों में। राज्य का मन करे तो पंचायत रखी, ना मन करे ना रखी। देखो इसको इसमें लाने का पर्पस क्या है? अगर राज्य ग्राम पंचायत रखेगा तो आप ये बताओ, जैसे जनता वोट देती है एमपी या एमएलए को, एमपी आपकी बात, जो आप एमपी चुन के भेजते हैं हम लोग, वो हमारी मुसीबतों को या हमारी परेशानियों को या हमारे दुख दर्द को सरकार के कानों तक कौन लेके जाता है? हमारा एमपी जिसको हम चुनते हैं वही, उसी से तो उम्मीद करते हैं कि भैया हमन का दुख दर्द तू ही चुनबा, तो के हमारे इधर का सांसद बनाए भेजा, जाके हमन के दुख बतैया, वहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बैठल हो, भाई वही लोग सुनेंगे। और विधायक को चुनते हैं तो उससे हम यही उम्मीद करते हैं ना, मुख्यमंत्री साहब को हमारा दर्द बता देना। हाँ, तो आप सोचो, गांधी जी देखो, दिमाग तो देखो क्या, उनको पता था कि गांव के जो लोग हैं, गांव तक के लोग हैं, वो विधायक सांसद का 4 व्हीलर देख के, ड्रेसिंग और गार्ड देख के उनके अंदर हिम्मत ना हो कि सांसद और विधायक जाके कहिए कि हमरे द्वारा में चक्रोट ना है, चाहे हमारे गांव में ही समस्या है, लाइट ना, जो भी, विधायक सांसद को बोलने में, बात करने में डरेंगे। दरवाजे के अंदर घुसने से पहले ऐसे देखेंगे, दूर से लौट के चले आएंगे, डर होगा ना भाई, वहां पे शान और शौकत देख के। तो गांधी जी ने बोला कि एक काम करो, ग्राम पंचायतें वगैरह बनाओ, ग्राम पंचायत में वही उम्मीदवार जीतेगा जो उनके बीच का है। ओके, जब चाहिए तब पुरेंगे यार, आवा आई कालीगा लोग थे भाई, ग्राम पंचायत के लोग का मुखिया होता है, मुखिया से आप रोज मिल रहे हो और खैनी खाइएगा, तो कोई खैनी खाता हुआ दिखते हैं तुमको? समझ में आई बात? तो पंचायतों के लेवल पे जो मुखिया होगा उससे तो आप समस्या बोल सकते हो ना। अब विधायक सांसद के पास जीवा बोले, हाँ,
तो गांव का आदमी भाई डर तो होता है ना, देखो जब फाइनेंशियली कमजोर रहोगे तो डर आपके अंदर रहेगा, बात समझ में आई, डर रहेगा। तो ये जो ग्राम पंचायत लेवल का जो मुखिया होगा उसे तो गांव का आदमी जब चाहे तब बोल देगा। आई बात समझ में आई बात समझ में, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 में कहा गया कि राज्य को ग्राम पंचायतों का भी गठन करना चाहिए। आई बात समझ में ना। अनुच्छेद अब क्या आता है 41, क्या आता है 41। अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि राज्य अगर उस लायक है, राज्य के अगर पास अगर धन दौलत है, पैसे हैं, तो वो गरीब तबके के लोगों को आगे बढ़ाए, उनको जैसे विधवा पेंशन दे दे, महिलाओं को भी घर घर 1,000 रुपए में जो भी है वो हेल्प करे, लोगों की हेल्प करे, अगर राज्य के पास धन दौलत है तो। देखो जैसे ममता बनर्जी ने वहां पे क्या कर रखा है, पश्चिम बंगाल में 1,000 रुपए हर महिला को मिलता है, तो हर स्टेट थोड़ी देता है, उनके पास उतना धन होगा वो दे रही है, कोई स्टेट नहीं देगा क्योंकि उनके पास उतनी पूंजी नहीं है। समझ पा रहे हो, बात समझ पा रहे हो ना। तो राज्य के ऊपर है, राज्य चाहे तो अगर राज्य के पास पर्याप्त धन है तो वो वहां के जो जरूरतमंद लोग हैं उनको, जैसे वृद्धा पेंशन नहीं आती है, वृद्धा पेंशन आती है, तो ये राज्य के ऊपर है। अगर तुम्हारे किसी राज्य ने मान लो किसी सरकार आई के बोला नहीं वृद्धा पेंशन खत्म करो, तो इस चीज को लेकर आप कोर्ट में थोड़ी जाओगे, क्योंकि वो किस में आता है, डीपीएसपी में आता है, और डीपीएसपी में वो सारी बातें ऐसी हैं, राज्य चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे। समझ में आई बात। तो अनुच्छेद 40 में क्या लिखोगे, इसमें लिख लो आप राज्य के पास अगर पर्याप्त धन है तो वो शिक्षा देने की कोशिश करेगा, मुफ्त नहीं, ये आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह देखा है नहीं, शिक्षा देने की कोशिश करेगा, लोगों को जरूरतमंद लोगों को क्या करेगा, पेंशन वगैरह देगा ना, जरूरतमंद को पेंशन वगैरह देगा। अगर राज्य के पास पर्याप्त धन है तो, राज्य के पास पर्याप्त धन है तो वो शिक्षा देने की कोशिश करेगा मुफ्त में, जरूरतमंद लोगों क्या करेगा, पेंशन देगा, और तरह तरह की सहायताएं दे सकता है राज्य अगर चाहे तो, ठीक है। बुजुर्गों और विकलांगों को चाहे तो, जो विकलांगों को साइकिल वगैरह नहीं मिलती है वो दे सकता है, उनको हर महीने खाने पीने के लिए अनाज दे सकता है राज्य, अगर राज्य के पास पर्याप्त धन है तो। इसमें लिख लेना, अगर राज्य के पास पर्याप्त धन है तो, अगर राज्य के पास पर्याप्त धन है तो वो चाहे तो मुफ्त शिक्षा दे सकता है, जरूरतमंद लोगों को पेंशन दे सकता है, अगर विकलांग वगैरह हैं विकलांगों को सहायता प्रदान कर सकता है ना, विकलांगों को सहायता के रूप में राशि दो, या फिर जो भी उनको सुविधाएं दे सकता है, स्टेट अपनी तरफ से कर सकता है, अगर राज्य के पास क्या है, पर्याप्त धन है तो। वो राज्य की मर्जी है, समझ में आई बात। इतना उतार लो, अनुच्छेद 39 से 40 41 समझ आया। हाँ देखो 36 से क्या मतलब, 36 में क्या था, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। 37 में क्या था, वाद्य योग्य नहीं है, वाद्य योग्य नहीं है। 37 में क्या था, राज्य कोई भी नीति या कोई भी पॉलिसी, कोई नियम कानून बनाएगा तो जनता के लोक कल्याण, मतलब लोगों के कल्याण का ध्यान रखेगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को ध्यान में रखते हुए कोई भी नीति या पॉलिसी बनाएगा कौन, राज्य। 36 37 38 हो गया। देखो 39 में क्या था, समान काम का समान वेतन महिला और पुरुष के लिए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि दे दे, समझ में आ रही है, तो बातें हो चुकी हैं, समान काम के लिए समान वेतन। 39 ये बोलता है कि निःशुल्क विधिक सहायता दे सकता है राज्य ना, और 40 बोलता है कि ग्राम पंचायतों का गठन कर सकता है ना। अब देखो ये सारी बातें अगर राज्य माने ना तो राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में उभरेगा, समझ पा रहे हो बात को। वो स्टेट, वो राज्य क्या होगा, या वो संस्था जो भी है वो क्या होगी, एक बहुत ही लोक कल्याणकारी संस्था, वहां पे रहने वाला हर व्यक्ति खुश होगा अगर ये सारी बातें मानी जाए तो। जैसे नहीं होता है टाइम टेबल होता है कि सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पियो, ये करो, अगर वो चीज सब लोग फॉलो करें, किसी झूठ मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, मिलजुल के रहो, वो सारी बातें अगर हर कोई माने तो वो इंसान की जिंदगी में खुशहाली नहीं रहेगी। तो वैसे ही ये सारी बातें, ये जो सारे इंस्ट्रक्शन है 36 से लेकर 51 तक, ये जितने भी इंस्ट्रक्शन है इसमें, अगर ये सारे इंस्ट्रक्शन अगर कोई राज्य अप्लाई करता है तो वो राज्य हमेशा खुशहाल रहेगा, वहां के लोग हमेशा क्या करेंगे, समृद्धि करेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे। समझ पा रहे हो बात को। 40 बोलता है ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। 41 बोलता है कि राज्य के पास पर्याप्त धन है तो वो जरूरतमंद लोगों को पेंशन वगैरह दे, जो भी सहायता उनको चाहिए वो सहायता दे सकता है, विकलांगों को जो भी सहायता जरूरत है उस चीज की दे सकता है, मुफ्त शिक्षा वगैरह राज्य दे सकता है। ये किसमें है, अनुच्छेद 41 में। इतनी बातें हो गई, आगे लिखे देखो। अब देखो अनुच्छेद 42 बाबू क्या है, 42
अनुच्छेद 42। 42। देखो अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनको इंसान ही समझा जाए, मशीन न समझा जाए ना। तो कामगार जो हैं, जो काम करने वाले लोग हैं या कामगार लोग हैं, कामगारों को मनोचित मनोचित माहौल देने का प्रयास करेगा। मनोचित माहौल देने का प्रयास करेगा कौन? राज्य। कौन? राज्य। यानी जहां पे काम कर रहे हैं लोग, वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाओ कि लगे कि हाँ इंसान काम कर रहे हैं ना। ये राज्य को प्रयास करना चाहिए, ठीक है। प्रसूति सहायता भी इसी में है। क्या है? प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता मतलब अगर कोई महिला मान लो प्रेग्नेंट है, तो उसको जिस भी संस्था में वो काम कर रही है, उस संस्था की तरफ से उसको सहयोग मिलना चाहिए। मान लो उसको छुट्टी की जरूरत है, छुट्टी दे दी आपने, तो ये नहीं कि छुट्टी दे दी लगी होकर तनख्वाह काटे, उसमें उसी की गलती है, नेचुरल है। तो प्रसूति सहायता में राज्य क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए। सोचो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसको छुट्टी पे है वो, और तब भी उसको तनख्वाह मिल रही है, तो वो उस संस्था के लिए कितनी ज्यादा मतलब जिम्मेदार होगी। बाद में उस चीज को भूल पाएगी नहीं ना। कभी भी अगर जरूरत पड़ेगी तो मतलब वो और मन से और लगन से काम करेगी, वो महिला या वो पुरुष जो भी है। अगर उस महिला या पुरुष के साथ कैसा माहौल बनाते हैं हम? मनोचित माहौल बना। तो प्रसूति सहायता वगैरह भी देनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि प्रसूति के दौरान अगर वो छुट्टी पे चली गई तो फिर उनकी तनख्वाह काट लो। अगर राज्य ये सब बताएगा ना, राज्य अगर ये सब रूल फॉलो करेगा तो वहां के लोग और उस राज्य में हमेशा क्या होगी? वृद्धि होगी। इस हिसाब से संविधान में भाग 4 को रखा गया है। लेकिन कोई भी राज्य मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो चाहे तो करे, ना चाहे तो न करे, ठीक है। लेकिन हर कोई कोशिश करता है ऐसा करने की, ठीक है। अब आता है अनुच्छेद 43। इसमें आता है कामगारों का उचित वेतन, ठीक है। जो कामगार हैं यानी कोई भी है, ठीक है, कोई भी कर्मचारी है, कामगारों का उचित वेतन, यानी कोई भी कामगार है, कोई भी कर्मचारी है, राज्य के अधीन काम कर रहा है, तो उसको जो वेतन मिलना चाहिए वो उचित वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। वेतन क्या मिलना चाहिए? उचित वेतन मिलना चाहिए। 43 का ए क्या बोलता है? कामगारों की। हाँ, अनुच्छेद 43 का ए ये बोलता है कि अगर मैनेजमेंट में कुछ सुधार करना है, तो जो आपका राज्य है उसके मैनेजमेंट में कुछ सुधार करना है, तो वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी राय आपको लेनी चाहिए। सर सारी बात, जैसे मान लो आपकी ही बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो उसमें रूल नियम कानून होंगे, तो अपने आप में वो राज्य होगी एक छोटी सी, उसका रूल होगा ना। मोबाइल जमा करेंगे, जाएंगे वहां, ड्रेस पहनेंगे, चेक होगा तब अंदर जाएंगे ना। उधर डेंजर जोन है, उधर कोई नहीं जाएगा, वहां सब कुछ नियम कानून होगा ना। तो वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं, तो अगर मान लो आपको मैनेजमेंट में कुछ बदलाव करना है, उस कंपनी के रूल नियम में कुछ बदलाव करना है, मशीनों को इधर से उधर रिप्लेस करना है, तो एक बार वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी राय बात ले लेनी चाहिए। क्योंकि आप तो डेली वहां पे आ नहीं रहे हो, डेली की जो दिक्कतें हैं वो कंपनी के जो कामगार हैं, जो लोग हैं, वो झेल रहे होंगे। मैं कंपनी का एग्जांपल बता रहा हूं, अगर ये हो सकता है स्टेट लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बार क्या करना चाहिए, काम मैनेजमेंट में अगर कोई बदलाव करना है, तो जो वहां पे लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे भी राय बात करनी चाहिए। बात समझ पा रहे हो? तो इसको कैसे लिखेंगे? कामगारों, हाँ, कामगारों से राय, ऐसे ही कर लो। ज्यादा लिखने पे ना कामगारों से राय समझ जाओगे ना, ज्यादा लिखने पे ना दिमाग में याद नहीं होता। घुमा फिरा के लगे लिखवावे कि प्रबंधन में निर्देशों को बदलने के लिए कामगारों से पूछना अनिवार्य है, ऐसा नहीं, कामगारों से राय, समझ जाओगे ना। अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 43B ये बोलता है सहकारिता के बारे में। किसके बारे में बोलता है? सहकारिता के बारे में। यानी सहकारिता का मतलब ये है कोऑपरेट करके ना, मिलजुल के आगे बढ़ने की बात करता है। हाँ, ये क्या करता है? मिलजुल के आगे बढ़ने की बात करता है। ये हो गया अनुच्छेद 42, 43, 43 का ए, 43 का बी। 42 में समझ में आया क्या है? कामगारों का मनोचित माहौल, प्रसूति सहायता कर सकता है राज्य। 43 में कामगारों का उचित वेतन, ठीक है। 43 का ए, कामगारों से राय ले सकते हो। 43 का भी बोलता है कोऑपरेट करके चल सकते हो, सहकारिता, ठीक है ना। अब देखें अनुच्छेद 44, इसमें बोलता है यूसीसी के बारे में, देख लो इसको। अनुच्छेद 44 ये क्या बोलता है? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड,
हिंदी हिंदी में बोलते हैं समान सिविल संहिता ना, समान नागरिक सिविल को नागरिक लिख लो, हाँ, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। ठीक है, जैसे आचार संहिता का नाम सुना है ना, आचार संहिता लग लिया, जो सुन लो बड़ा कॉमन वर्ड है। चुनाव के दौरान आचार संहिता का संबंध किससे है? चुनाव से। आईपीसी का नाम सुना है? इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जो था बीएनएस बदल गया, अभी बीएनएस में हो गया, बीएनएस हो गया ना अभी, तो दंड संहिता किससे संबंधित है? कानून वगैरह से। ऐसे ये है समान नागरिक संहिता, ये किससे संबंधित है? सिविलियन से। जैसे शादी विवाह हुआ, ठीक है, डिवोर्स हुआ, क्या बोलते हैं, विरासत बोलते हैं ना, विरासत। तो इसमें क्या क्या आता है? शादी आती है, शादी विवाह हो गया, तलाक हो गया, तलाक मतलब डिवोर्स ना, या फिर वसीयत या विरासत, जो भी बोलो इसको। ठीक है, तो ये जो समान सिविल संहिता है, अनुच्छेद 44 ये बोलता है कि राज्य को ये कोशिश करनी चाहिए कि पूरे राज्य में, पूरे स्टेट में यूसीसी को क्या बना दे? कानून बना दे। क्या बना दे? कानून बना दे। जैसे किसी भी धर्म के हो आप, किसी भी जाति के हो, शादी एक ही हिसाब से सबकी होगी। तलाक का जो प्रोसेस है वो भी एक ही हिसाब से होगा। जैसे मुस्लिम समुदाय में क्या होता है? तलाक 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 3 बार बोल दिया सऊदीया से, खत्म, तू अपने घर है, हम अपने घर। ऐसा नहीं, तो अभी तो खत्म हो गया। तो जैसे यूसीसी, इससे क्या होगा कि चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के हो आप, चाहे बौद्ध हो, अगर ये यूसीसी अगर लागू कर देता है राज्य अपने स्टेट में, तो वहां पर क्या होगा कि शादी का एक ही नियम कानून होगा, उसी प्रोसेस में सबकी शादी होगी। तलाक भी लेना है तो उसी नियम कानून से सबकी होगी, चाहे किसी भी धर्म की हो। वसीयत वगैरह करनी है तो उसी प्रोसेस से होगी। समझ पा रहे हो? तो राज्य को ये लागू करना चाहिए। ये गोवा में है लागू। किसमें है? गोवा में, क्योंकि जो पुर्तगाली थे ना गोवा में, उससे पहले से ही चल रहा है, तो गोवा में भी लागू है। कहां पे है? गोवा में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता। ठीक है, अगर राज्य समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता को लागू करता है तो इससे भी राज्य क्या बनेगा? एक कल्याणकारी राज्य बनेगा। इसमें 3 टॉपिक आते हैं, शादी, तलाक और वसीयत। ठीक है, कोई वसीयत में क्या करता है? गोद लिए हुए बेटे को देता है, कोई नहीं देता है ना। तो तरह अगर इन तीनों पे एक ही पैटर्न बना दिया जाए तो इससे क्या होगा? भेदभाव नहीं होगा। अब बात करें अनुच्छेद 45, किसकी बात करें? अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 ये बोलता है कि 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा, उनके पोषण को ध्यान में रखे सरकार। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप समझ सकते हो, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होता है? आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी जो केंद्र है वहां पे कौन पढ़ने जाता है? इंटर के बच्चे पढ़ने जाते हैं। क्यों पढ़े जाना वहां? जो हाई स्कूल पास के ना जाने का आंगनबाड़ी में जाना, जो पकड़ के जंगिया जोरा टांग के चल मैडम जी आ लेकिन आज समझ नहीं बा। तो आंगनबाड़ी केंद्र में 0 से 6 साल तक के बच्चों को, मतलब जो 6 साल से कम उम्र के बच्चों को भेजा जाता है। क्योंकि सरकार क्या करती है, देखो तो वहां ना मिलेगा खाए के, सतुआ उतुआ मिलेगा ना, तो वो सब पोषण वाली चीजें सरकार देती है कि जो, अब देखो जो अमीर है उनकी तो बात ही छोड़ दी, कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चों को सही से पोषण भी नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए सरकार ये ध्यान रखती है कि हमारा आंगनबाड़ी केंद्र अगर खोल देंगे हर ग्राम सभा में, तो वहाँ के जितने भी गरीब तबके के लोग होंगे वो अपने बच्चों क्या करेंगे, वहाँ लेके, वहाँ मतलब उनके बच्चे जाएंगे, कम से कम कुछ अच्छा तो खा लेंगे। बात समझ रहे हो? तो सरकार चाहे तो ये चीज लागू कर सकती है। कई स्टेट में है, कई स्टेट में नहीं है। सही है, बात समझ में आ रही है? लेकिन इसको लागू करोगे तो जो आने वाली जनरेशन होगी उस राज्य की, वही बच्चे तो आगे चल के उस राज्य का, उस देश का भविष्य बनेंगे, तो वो तो कम से कम हेल्दी होंगे। तो इसीलिए सरकार न्यू पे काम करती है, आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह। तो अनुच्छेद 45 ये कहता है जो शिशु होते हैं उनके पोषण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए सरकार को कुछ काम करना चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल बताया गया ना आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह। आई बात समझ में? हाँ, अनुच्छेद 45 समझ में आया? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 क्या बोलता है? अनुच्छेद 46 ये बोलता है कि जो आदिवासी लोग हैं या जो SC ST हैं, क्या हैं? SC ST समुदाय के जो लोग हैं, इनके लिए
इनके लिए सरकार चाहे तो कोई काम कर सकती है, जैसे हॉस्टल वगैरह बनवाना है ना। जैसे आदिवासी लोग मान लो शिक्षा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, तो वहां पे सरकार चाहे तो हॉस्टल बनवा दे, गवर्नमेंट टीचर रख दे, सारी फैसिलिटी दे दे, तो वो लोग भी पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या करेंगे, धीरे धीरे समाज के स्तर में आगे बढ़ेंगे। तो SC ST के लिए सरकार चाहे तो कोई विशेष काम कर सकती है। आई बात समझ में? तो ये देखो इतना 44 में UCC, 45 में 0 से 6। अच्छा एक चीज और देखना, जो 45 में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए कहा गया है ना, आपने अनुच्छेद 21A पढ़ा था ना, अरे अनुच्छेद 21A पढ़ा था ना कल, उसमें क्या था, प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना क्या है, राज्य का मौलिक कर्तव्य, मतलब इस बच्चे का क्या है, मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 में रखा गया था, कौन से संशोधन में, 86वां संशोधन, हाँ 2002 में उसका आइडिया यहीं से मिला था। ठीक है, आई बात समझ में? क्योंकि सोचो ये तो जैसे 6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र जैसे उनके पोषण पे, उनके शिक्षा पे सरकार को कहा गया है किसमें, भाग 4 में। अब सरकार इसको न माने तो बहुत से राज्य हैं जो नहीं मानते हैं, बहुत से राज्य हैं जो इस रूल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। भाई जिसकी जैसी व्यवस्था हो वैसा करेगा। तो समझा गया आगे चल के कि एक काम करते हैं, देखो ये जो बच्चे हैं ना, यही देश का क्या है, भविष्य है, तो इनको शिक्षित करना तो बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा भी नहीं दे पाते हैं, बात समझ रहे हो। तो सरकार ने क्या किया, 86वां संशोधन हुआ 2002 में, उसमें ये कहा गया, साफ साफ कहा गया कि 6 से 14 साल तक का कोई बच्चा है तो उसका ये मौलिक अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण करेगा। किस अनुच्छेद में रख दिया गया इसको, 21 में। अच्छा, वो शिक्षा ग्रहण करना चाह रहा है, देखो कैसे फंसाया गया, वो शिक्षा ग्रहण करना चाह रहा है, गार्जियन मना कर रहे हैं। तो अब क्या कह दिया गया, इसी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को इसी संशोधन के तहत फंडामेंटल राइट में रखा गया अनुच्छेद 21 में, और 11वां मौलिक कर्तव्य बना दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, कौन सा, यही कि 6 से 14 साल तक का बच्चा अगर किसी के घर में है तो उसके गार्जियन का ये क्या है, मौलिक कर्तव्य है कि उसको पढ़ाएंगे, और उस बच्चे का मौलिक अधिकार है कि वो पढ़ेगा, 6 से 14 साल तक का है। तो ये काम अच्छा हुआ ना। अब सोचो, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, इन दोनों को ना मानने पे, इसको ना मानने पे डायरेक्ट कहां जा सकते हो, किसका दरवाजा खटखटा सकते हो, न्यायालय का। किसका, न्यायालय का। क्यों, क्योंकि इसमें जब रखा था, इस चीज को प्रारंभिक को रखा था, तो राज्य करे ना करे कोई जाता। अब इसी को रख दिया कहां पे, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, अब तो करना अनिवार्य हो गया। यानी अब क्या है कि हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा मिलेगी। बात समझ में आई, बात आ रही है, बात समझ में ना। तो 46 में क्या है, SC ST के लिए राज्य चाहे तो विशेष काम कर सकता है, उनकी शिक्षा को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके, जो भी है उनको आगे बढ़ाने के लिए। सही है, इतना लिखो, फिर इसके आगे देखते हैं। अब देखो अनुच्छेद कितना है, 47, अनुच्छेद 47। देखो अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया है, पोषण ना, जीवन स्तर इसको सुधारना हो, नशा नियंत्रित करना हो, नशा नियंत्रण, इन सब पे भी सरकार, राज्य क्या करेगा, काम करेगा, पोषण स्तर को बढ़ावा देगा। ठीक है, राज्य क्या करेगा, पोषण स्तर को बढ़ावा देगा, जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए काम करेगा, और नशा नियंत्रण वगैरह को भी, नशा जो कर रहे हैं लोग वहां के, उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। सोचो यार, कोई राज्य है वहां का कुल पियक्कड़ राज्य ग्रोथ करी, तो जहां नशा है कंट्रोल करेगा, जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए जो चीजें उसको अच्छी लगेगी उस पर भी क्या करेगा, वो राज्य वर्क करेगा, काम करेगा, पोषण स्तर को बढ़ाएगा, खान पान अच्छा करेगा। बात समझ पा रहे हो। तो जैसे शराबबंदी वगैरह इसी में आता है। ठीक है, देखो बिहार ने देखो इस पे काम क्या किया है, शराब बंद कर दी, शराब क्या कर दी, बंद कर दी, लेकिन वहां पर शराब फिर भी मिल रही है। यही तो जादू है, यही तो है राम की माया, कहीं धूप तो कहीं छाया, जहां शराब बंद है वहां शराब मिल रही है। ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन सारी इकोनॉमी संभाल रखी है इन्होंने, लॉकडाउन में इसको खोला गया था, तुरंत इकोनॉमी गिर रही, तुरंत संभाल दी। कहाँ,
हम हैं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए, जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, नशा नियंत्रण करने के लिए, ऐसे याद करना। शराबबंदी किसमें है? देखो 100 से शराब, 100 से 47, ऐसे याद रखना। ठीक है, हमें एग्जाम में सवाल ही तो करने हैं। अनुच्छेद 48 देखें, अनुच्छेद 48 इसमें क्या है? 48 इसमें है कृषि और पशुपालन या दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। इसमें गाय को नहीं आइडेंटिफाई किया गया, डायरेक्ट बोलो गाय आ जाए तो दुधारू पशु में गाय, बकरी, भैंस सब आएंगे ना। ठीक है, तो गौ हत्या पे रोक वगैरह पूछे किस संविधान से, कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 में। कृषि वगैरह को बढ़ावा देने के लिए किसमें कहा गया है? 48 में। जगह जगह कैंप लगाए सरकार, किसानों को समझाए कि ये बीज आए हैं, ऐसे खेती करो, इस खाद का यूज करो, इसका मत करो, जुताई ऐसे करो। ये सारी चीजें किसमें आती हैं? अनुच्छेद 48 में। दुधारू पशुओं की जो हत्या हो रही है उस पर रोक लगाए सरकार, वो भी किसमें आता है? अनुच्छेद 48 में। किसमें आता है? अनुच्छेद 48 में। ठीक है ना। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 में क्या है? राज्य को कोशिश करनी चाहिए कि जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, क्या है? ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण। राज्य को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो उसके राज्य के क्षेत्र में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उसको संरक्षित करके रखे। ये नहीं कि तोड़ के वहां लगा मॉल बनावे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक जो बिल्डिंग है ना, हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स हैं, उनका संरक्षण, उनको बचा के रखना है ताकि आने वाली पीढ़ी उसको देख पाए और इतिहास में दिलचस्पी ले पाए और समझे ना। अनुच्छेद 50 में 50-50 बात होती है। क्या होती है? 50-50। कार्यपालिका और न्यायपालिका काम अलग अलग करना चाहिए। राज्य को कोशिश करनी चाहिए कि कार्यपालिका, कौन? कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका काम क्या हो? अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग हो। राज्य को ये कोशिश करनी चाहिए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका काम क्या हो? अलग अलग हो। यानी जज का काम अलग हो, पुलिस का काम अलग हो। ये नहीं कि जज साहब का अलग, इतनी चोर को तू ही पकड़वा, सजा भी तू ही देबा। ठीक है, ऐसा नहीं। जज न्यायपालिका काम अलग, कार्यपालिका काम अलग अलग। ये राज्य को कोशिश करनी चाहिए। इसको ऐसे याद करना 50-50 से, 50-50 मतलब अलग अलग। ठीक है, अब आ गया लास्ट वाला अनुच्छेद, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? देखो, अनुच्छेद 51 ये कहता है कि राज्य को ये कोशिश करनी चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय शांति बना के रखे। क्या रखे? अंतरराष्ट्रीय शांति। देखो, राज्य में आपका देश भी तो आ सकता है, राज्य की परिभाषा के अंदर जरूर थोड़ा स्टेटर रही, देश भी हो सकता है। तो राज्य को ये कोशिश करनी चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय शांति बनी रहे। क्या बनी रहे? अंतरराष्ट्रीय शांति का ध्यान रखना चाहिए। किसको? राज्य को। आई बात समझ में? राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति का ध्यान रखना चाहिए। ये अनुच्छेद हो गए 36 से लेके 51 तक। एक बार मारे रिवीजन, रिवीजन कर ले एक बार। चलो पहले इंक डाल देते हैं, फिर करते हैं रिवीजन। यहां कर लें, मिटा देंगे ना। इतने में तो हो जाएगा अपना रिवीजन ना। जो इंपॉर्टेंट देखो, अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, जो आर्टिकल 12 में है। किसमें है? 12 में। देखो बाबू, अनुच्छेद 36 बोलता है राज्य की परिभाषा, जो आर्टिकल किसमें है? 12 में। 37 क्या कहता है? राज्य जो ये डीपीएसपी जो भी लिखा हुआ है इसमें ये बात दियोगे नहीं है, ये बात दियोगे नहीं, यानी कोर्ट वगैरह में आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है। 38 ये कहता है कि राज्य कोई भी नियम कानून बनाएगा तो एक लोक कल्याणकारी राज्य का क्या करेगा? ध्यान रखेगा। लोक कल्याणकारी राज्य का ध्यान है, लोगों की भलाई का ध्यान रखते हुए कोई नियम कानून बनाएगा, कोई भी राज्य है तो। राज्य में देश, स्टेट, कोई संस्था कुछ भी हो सकती है ना। अच्छा। 38 39 से कहता है समान काम के लिए समान वेतन, महिला और पुरुष के लिए निःशुल्क विधिक सहायता। समझ गई बात? अच्छा। 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन।
कौन जाएगा विधायक सांसद के पास? ग्राम पंचायत का गठन होगा, अपने लेवल का ही मुखिया होगा, ग्रामीण लोग उससे अपने दुख दर्द कहानी बता सकते हैं और उसमें सुधार करवा सकते हैं। अब हर इंसान जो फाइनेंशियली कमजोर है वो विधायक सांसद के पास जाने में डरेगा यार। बात समझ पा रहे हो? हाँ, चाटे गार्ड देखी तभी खड़ा हूं ना साहब, नहीं तो ये आइडिया सही था ना गांधी जी का था। 40, अच्छा 40 के बाद क्या है? 41 में क्या है? हाँ क्या है? पैसा अगर राज्य के पास क्या है? धन है, क्या है? पर्याप्त धन है, तो वो पेंशन वगैरह दे दे, विधवा पेंशन वगैरह ना, बुजुर्गों को पेंशन वगैरह दे दे, विकलांगों को सहायता कर दे, अगर राज्य के पास पर्याप्त धन है तो। अगर नहीं कर रहा तो बाध्य नहीं है। 41 में क्या है? पेंशन वगैरह समझ लेना, ऐसे याद कर लेना। 41 में क्या है? पेंशन। 41 में क्या है? पेंशन। 41 की उम्र में पेंशन, ऐसे याद कर लो, ठीक है। 42 में क्या है? हाँ 42 में ये है, देखो प्रसूति सहायता या कामगारों के लिए मनोचित माहौल, कामगारों के लिए मनोचित माहौल, यानी अगर कोई काम कर रहा है तो वहां पे ऐसा माहौल बना के रखो कि मशीन और इंसान में अंतर समझ जाए ना, मतलब काम करने का माहौल वैसा बना हो। प्रसूति सहायता भी इसी में है, प्रसूति सहायता। 43 में क्या है? कामगारों का उचित वेतन। अनुच्छेद 23 में क्या था? बलात्श्रम, बेगारी और मानव तस्करी पर रोक। 43 में क्या है? मनोचित वेतन, ठीक है, जो उचित वेतन है वो आप दो, उसका जो भी काम किया राज्य को ये कोशिश करनी चाहिए। 44 में क्या था? यूसीसी। क्या था? यूसीसी समान नागरिक संहिता। इसमें कितने विषय आते हैं? 3 ना। अच्छा यूसीसी। 45 में क्या था? 45 में 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनके पोषण और शिक्षा का ध्यान रखना चाहिए। किसको? सरकार को। इसका अच्छा सा एग्जांपल क्या बताया हमने? आंगनबाड़ी केंद्र। क्या? आंगनबाड़ी केंद्र। 45 में ही है ना, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा और पोषण का ध्यान राज्य को रखना चाहिए। सही है। 46 में क्या था? देखो 46 में ये था कि जो कृषि है, सॉरी हाँ 46 में ये था जो SC ST है उसके लिए उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, क्या करने के लिए? जो SC ST वर्ग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, उनके शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए ना सरकार को क्या करनी चाहिए? राज्य क्या करने चाहिए? काम करना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। 47 में सबसे शराबबंदी, ठीक है। इसमें 47 में क्या करना है? पोषण वगैरह को सुधारना है, अपने राज्य के पोषण स्तर को क्या करना है? पोषण स्तर को बढ़ाना है, शिक्षा स्तर को क्या करना है? बढ़ाना है ना, और नशा मुक्त बनाना है, मतलब नशा जो है उस पर नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है। तो आपसे पूछे शराबबंदी किसमें है? 47 में। समझ आई बात? 48 में क्या है? हाँ 48 में ये है दुधारू पशुओं की हत्या पे रोक और कृषि को नए तरीके से और उपजाऊ और आगे ले जाना, ठीक है ना। दुधारू पशुओं की हत्या और कृषि को बढ़ाना, ठीक है। तो दुधारू पशुओं की हत्या पे रोक और कृषि को बढ़ाना वैज्ञानिक तरीके से या सहकारिता जैसे भी है ना, जगह जगह कैंप लगा के किसानों को जागरूक करना। ये किसमें आया? 48 में। राज्य चाहे तो ये कर सकता है। उससे अब सोचो किसी राज्य के अंदर कोई खेती की जमीन है, वहां पे जगह जगह सरकार कैंप लगवा के वहां के किसानों को प्रोत्साहित करे, नए नए तरीके बताए फसल को उपजाने के लिए, तो वह राज्य और ग्रोथ करेगा ना। तो ये किसमें आएगा? अनुच्छेद 48 में। दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लग जाए, दुधारू पशु काटे जाते हैं बूचड़ खाने में, उन पे क्या लगे? रोक लगे। तो ये 48 में आ गया, ठीक है। 49 में ऐतिहासिक इमारतों पर मतलब संरक्षण करे, ऐतिहासिक इमारतों का, उनको नष्ट न होने दे, उनको बर्बाद न होने दे ऐतिहासिक इमारतों को। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका काम अलग अलग होना चाहिए राज्य में, ठीक है। 51 में क्या है? राज्य को कोशिश करनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे शांति बनी रहे, कि यहाँ की आए दिन किसी न किसी से युद्ध करते रहे। अब एक बात चीज आप समझो, ये जो सारी चीजें है ना, ये एक परिवार के रूप में आप देखो। जैसे मान लो ये 51 है, कोई परिवार है, आए दिन बगल वाला पड़ोस वाला झगड़ा होता तो वहां का लेखा ग्रोथ करिए ना, नहीं करेंगे ना। बात समझ आ रहे हो? तो ये बात समझ आ रही है? तो एक तरह से ये राज्य के बारे में सारी बातें कही गई हैं, इसमें से कुछ बातें आप परिवार को चलाने के लिए उठा सकते हो। अभी थोड़ी ना कि पेंशन देगा लगवा परिवार में, ठीक है, तो समझ में आई बात? हाँ, तो ये डीपीएसपी समझ में आया। केटी शाह ने क्या कहा था इसको? केटी शाह ने कहा था भैया डीपीएसपी ऐसा चेक है, बैंक का जब दिल करेगा तब इसको भुगतान करेगा, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये
नीति निदेशक तत्व है, यानी डीपीएसपी है, ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा अगर कोई राज्य इसको मानता है तो। आई बात समझ में हो? सही है। अब तो के अनुच्छेद 1 से लेके 51 तक कोनो दिक्कत ना, लड़ाई अब लगी 52 से।